हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की यूपी पीजीटी सीरीज़ है और इसमें आज हम लोग समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये आप लोगों के यूपी पीजीटी के सिलेबस में है और आखिर में विभिन्न विचारकों ने कौन कौन से विचार दिए हैं कि आखिर में समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध कैसा है, संबंध है भी या नहीं है, या फिर समाजशास्त्र का क्या अस्तित्व है। तो इसके बारे में हम लोग आज डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। जो भी मुख्य विचारक हैं इन्होंने अपने क्या क्या विचार दिए हैं उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके पहले मैं ये बता दूं कि अगर हम बात विज्ञान की करें तो विज्ञान जो होता है वो किसी भी तथ्य की या घटना की जो होती है वैज्ञानिक अध्ययन करता है। विज्ञान को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा होता है सामाजिक विज्ञान। अब यहाँ पे ये समझना है कि प्राकृतिक विज्ञानों में हम किन विषयों को रखते हैं। तो जिस प्रकार से रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, जीव विज्ञान है, या फिर बॉटनी की बात करें, वनस्पति विज्ञान की बात करें, तो ये सारे ऐसे विज्ञान हैं जो कि प्रकृति से संबंधित घटनाओं या तथ्यों की अध्ययन को करते हैं। तो ये प्राकृतिक विज्ञान हो जाते हैं। वहीं पे अगर दूसरी तरफ देखें तो सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से विषय आते हैं, तो जैसे कि राजनीति शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, फिर हम धर्म का विज्ञान बोल सकते हैं या धर्मशास्त्र बोल सकते हैं, शिक्षा शास्त्र है। बहुत ऐसे विषय हैं जो कि सामाजिक विज्ञान की कैटेगरी में आते हैं। और वहीं पे एक विषय और निकल के आता है समाजशास्त्र, जो कि समाज का अध्ययन करता है। तो सामाजिक विज्ञान का मतलब ही यही है, इसका अर्थ ये निकलता है कि समाज का जो व्यवस्थित तरीके से तर्कों पे आधारित अध्ययन करे उसी को हम सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब चूँकि सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे ब्रांचेस देखने को मिलेंगे, तो आप सभी को पता है जैसे कि राजनीति है, अर्थशास्त्र है, इस तरीके से अलग अलग बहुत सारे हमें सब्जेक्ट या विषय देखने को मिलते हैं। यहाँ पे बात जब समाजशास्त्र की आती है तो क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान के रूप में है या फिर हम उसे विज्ञान मानेंगे या नहीं मानेंगे। तो सबसे पहला विचार जो निकल के आता है वो आता है ऑगस्ट काम्टे का। ऑगस्ट काम्टे का आखिर में क्या विचार है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो ऑगस्ट काम्टे, या आप सभी को पता है कि समाजशास्त्र के पिता हैं, अर्थात समाजशास्त्र के जनक ही ऑगस्ट काम्टे हैं। तो ये नॉर्मल सी बात है कि ऑगस्ट काम्टे ने समाजशास्त्र को कुछ तो विशेष माना होगा, क्योंकि जब जन्म ही ऑगस्ट काम्टे ने इस विषय को दिया है तो आखिर में उसकी महत्ता को भी वो उतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे होंगे कि आखिर में समाजशास्त्र को हम कहाँ रखें। तो आप सभी को पता है कि प्रत्यक्ष विज्ञान के रूप में या प्रत्यक्ष जो पॉजिटिविज्म की बात करें कि ऑगस्ट काम्टे जो हैं ये इसका पुरजोर समर्थन करते हैं और ये कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो एक वैज्ञानिक विषय है, वो इसको एक विज्ञान मानते हैं। और काम्टे ये कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है समाज के, अर्थात संपूर्ण समाज के जितने भी भाग हमें दिख रहे हैं, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे शैक्षणिक पक्ष हो, चाहे धार्मिक पक्ष हो, चाहे कला का पक्ष हो, चाहे सांस्कृतिक पक्ष हो, इन सारे पक्षों का जो कि एक समाज में निहित है, तो समाज का संपूर्ण का एक वैज्ञानिक अध्ययन जो है वो हमारा समाजशास्त्र करेगा। इन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में माना है और इन्होंने ऐसा कहा है कि समाजशास्त्र का किसी अन्य विज्ञानों से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने आप में एक स्वतंत्र अस्तित्व रखता है। ये यहाँ तक मानते हैं कि समाजशास्त्र का जो राजनीति शास्त्र है या फिर अर्थशास्त्र है या फिर धर्मशास्त्र है या फिर शिक्षा शास्त्र है, कोई भी ऐसा विषय है जिससे इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका अपना खुद का अस्तित्व है। और आप सभी को इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन पता होगा कि समाजशास्त्र जो है वो सभी विज्ञानों की रानी है।
तो आप लोग यहाँ पे इनके इस कथन से ही समझ सकते हैं कि इन्होंने समाजशास्त्र को कितनी महत्ता दी है। इन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक या ये बोले कि एक विज्ञान के विषय के रूप में या फिर एक वैज्ञानिक विषय के रूप में स्थापित किया है। यहाँ पे आप लोग उनकी इमेज देख सकते हैं ऑगस्ट काम्टे का। ऑगस्ट काम्टे का जन्म जो है वो 1798 ईस्वी में होता है और इसी से जस्ट हम बोले 9 साल पहले लगभग 1700 आप लोगों को कैसे याद करने का तरीका बताती हूँ। ये 18वीं शताब्दी में जस्ट 2 साल कम है आप लोगों का कंप्लीट होने में। तो ये आप लोग देखेंगे कि 1798 कोई भी एक आप लोग सन याद कर लेंगे तो दूसरा याद हो जाएगा। 1798 इस तरीके से अगर आप लोग याद रखते हैं तो 1798 में ऑगस्ट काम्टे का जन्म होता है और 9 और 8 डिजिट जो है उसको आप लोग इंटरचेंज कर दीजिए तो ये हो जाता है 1789। 1789 में ही फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ऑगस्ट काम्टे के जन्म के 9 वर्ष पहले फ्रांसीसी क्रांति हो चुकी थी। और जो फ्रांसीसी क्रांति थी ये कोई छोटी मोटी कोई क्रांति तो थी नहीं, बहुत बड़े स्तर पे वहाँ पे सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। समाज में पूरा अस्थिरता का माहौल था और उसी के बीच में ऑगस्ट काम्टे का जन्म होता है। ये बढ़ते हैं अपने बाल्यकाल में ही, ये सारी जो वहाँ के समाज में अस्थिरता थी उससे काफ़ी विक्षिप्त होते हैं, देखते हैं और उनको ऐसा महसूस होता है कि इस समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता है और इसके लिए ये समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति करते हैं या ये कहें कि समाजशास्त्र नामक विषय को जन्म देते हैं, जिसमें ये ऐसा मानते हैं कि समाज का एक वैज्ञानिक अध्ययन हम करेंगे और ये विषय होता है, इसकी उत्पत्ति 1838 ईस्वी में होता है। अब यहाँ पे हम लोग ऑगस्ट काम्टे के विचार को तो समझ लिए कि इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि समाजशास्त्र का किसी और विषय से कोई लेना देना नहीं है, अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और समाज की संपूर्ण का अध्ययन समाजशास्त्र करेगा, एक वैज्ञानिक अध्ययन करेगा। यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण विचारक आते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। इनके विचारों को हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर में हर्बर्ट स्पेंसर ने समाजशास्त्र के बारे में क्या कहा है, कि ये अन्य विज्ञानों से किस प्रकार का संबंध रखता है या नहीं रखता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आते ही आप सभी को पता है कि इन्होंने सावयवी सिद्धांत दिया है, अर्थात ऑर्गेनिक थ्योरी दी है। आखिर में सावयवी सिद्धांत क्या है ये आप सभी को ऑलरेडी पता है, मैं बहुत सारे लेक्चर्स में डिस्कस इसको कर चुकी हूँ, लेकिन इसको ठीक है एक बार आज हम लोग फिर से समझ लेंगे। कुछ नहीं इसमें समझना है। सावयवी अर्थात ऑर्गेनिक, इसका अर्थ ही होता है कि जिस प्रकार से एक जीवधारी है, कोई एक प्राणी है, जैसे कि हम ही मान लेते हैं, हम सभी अपने शरीर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुछ भी नहीं हर्बर्ट स्पेंसर की थ्योरी में समझना है। बस एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि हर्बर्ट स्पेंसर ने मानव शरीर की तुलना जो है वो समाज से की है। तो मानव शरीर को यदि हम मान लेते हैं तो जिस प्रकार से मानव शरीर में हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, मुँह, विभिन्न जो इस शरीर के अंग हैं सभी एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, सभी एक दूसरे पे निर्भर होते हैं और सभी जो हैं मिलजुल के एक दूसरे के लिए सहायता भी करते हैं और इस प्रकार से जो पूरा शरीर है वो सुचारू रूप से कार्य करता है। सेम वही बात को इन्होंने समाज पे अप्लाई किया है। इन्होंने कहा है कि जो समाज है उसके जो विभिन्न अंग हैं, जैसे चाहे वो राजनीतिक संस्था है, चाहे धार्मिक संस्था है, चाहे सांस्कृतिक संस्था है, चाहे शैक्षणिक संस्था है, किसी भी संस्था की बात करें, सारी संस्थाएं जो हैं वो सभी के सभी मिल के एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए, एक दूसरे को सहायता करते हुए और समाज को एक सुचारू रूप से कार्य करने में सहायता करती हैं। तो इस प्रकार से हर्बर्ट स्पेंसर ऐसा मानते हैं कि जो समाज शास्त्र है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र, अर्थात हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि समाजशास्त्र जो है वो सभी विषयों पे
जो भी उसके ये चूँकि समाजशास्त्र पूरे समाज का अध्ययन करेगा, और पूरे समाज में अगर देखा जाए तो धार्मिक संस्था अलग हो जाती है, राजनीतिक संस्था अलग हो जाती है, आर्थिक संस्था अलग हो जाती है, सांस्कृतिक संस्था अलग हो जाती है, शैक्षणिक संस्था अलग हो जाती है। इस प्रकार से विभिन्न जो अलग अलग संस्थाएं हैं वो आखिर में समाज के ही तो अंग है ना। तो इस प्रकार से सारी की सारी सामाजिक संस्थाएं जो हैं वो एक साथ मिलके एक दूसरे को सहायता करते हुए फंक्शन करती हैं, तो जो समाज है वो सुचारू रूप से फंक्शन करता है। तो ये मानते हैं हर्बर्ट स्पेंसर कि जो सभी बाकी अन्य जो अंग हैं समाज के, चाहे वो राजनीतिक है, धार्मिक है, आर्थिक है, इस सभी के सभी अंग जो हैं वो समाज शास्त्र से उसी प्रकार से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं, जिस प्रकार से एक मानव शरीर के हम विभिन्न अलग अलग अंगों की अलग से कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये थ्योरी जो है हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई है। यहाँ पे आप लोग हर्बर्ट स्पेंसर की इमेज देख सकते हैं, और आप लोगों को पता है कि ये एक ऐसे समाजशास्त्री हैं जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। अब बात करते हैं लेस्टर वार्ड की। लेस्टर वार्ड का यहाँ पे आप लोग इमेज देख सकते हैं। ये एक अमेरिकन विचारक रहे हैं, और आखिर में लेस्टर वार्ड का क्या कहना था कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी याद मत रखिएगा। लेस्टर वार्ड में जस्ट एक रसायन मिश्रण करके शब्द याद रखिए, या फिर इसको इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। जब हम कई सारे रसायन मिश्रणों को मिला देते हैं तो कंपाउंड हो जाता है। आप लोग बस ये टर्म्स यदि लेस्टर वार्ड से जुड़े रख सकते हैं याद, तो आप लोग बहुत ही आसानी से इन्होंने समाजशास्त्र के साथ अन्य विज्ञानों का क्या संबंध है समझ जाएंगे। इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस प्रकार से आप लोग ये समझ सकते हैं कि बहुत सारे जो रासायनिक तत्व होते हैं उनको यदि उनका अपना अलग अलग जो है उनकी अपनी खुद की पहचान होती है, उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। लेकिन अगर 2-3 रसायन मिश्रणों को हम एक जो जार है उसमें मिक्स कर दें तो देखेंगे उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, और जो मिश्रित हो के और जो हमें तत्व दिखता है या लिक्विड दिखेगा या जिस फॉर्म में वो हमें दिखेगा उसका अपना एक अलग पहचान होता है। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं चाय का। चाय बनाते हैं हम लोग। चाय बनाने में आप लोग देखेंगे कि पानी का अपना एक अलग अस्तित्व है, जो चाय पत्ती है उसका अपना एक अलग अस्तित्व है, जो चीनी है उसका एक अलग अस्तित्व है, या फिर उसमें हमें अदरक इलायची जो भी डालना है उसका अपना एक अलग अस्तित्व है। सबका अपना एक अलग अस्तित्व है। लेकिन जब हमने पानी को उबाल के और उसमें सबको डाल दिया, पानी में चीनी, चाय पत्ती, इलायची, लौंग जो भी है, काली मिर्च, जो भी अदरक कूट के जो भी डालना है सब हमने डाल दिया, उसे अच्छे से पका दिया, उसमें दूध भी मिक्स कर दिया, बॉयल कर लिया। फिर उसको जब छान के हम जब चाय को देखेंगे तो चाय का अपना एक अलग अस्तित्व है, उसका अलग टेस्ट है, उसका अलग फ्लेवर है, उसकी अलग स्मेल है, जो कि सभी से अलग अपनी पहचान रखती है। सेम यही बात लेस्टर वार्ड कहते हैं। ये कहते हैं कि सेम जैसे रसायन मिश्रण होता है कि सभी तत्वों को एक साथ मिला के हम और उसकी अपनी एक अलग पहचान निकल के आती है मिश्रण की, उसी प्रकार से जो हमें समाज की अलग अलग जो हमें तत्व दिख रहे हैं या पक्ष दिख रहे हैं या संस्थाएं दिख रही हैं, जो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जो भी अलग अलग हमें संस्थाएं दिख रही हैं, इन सभी का जब हम एक साथ सम्मिश्रण कर देते हैं तो हमारा समाज शास्त्र निकल के आता है। ये यहाँ पे कहते हैं कि समाज शास्त्र जो है इन सभी विषयों का सम्मिश्रण निकल के आता है, और जिसकी अपनी खुद की एक अलग स्वतंत्र पहचान है। उसको हम राजनीति शास्त्र से तुलना नहीं कर सकते हैं, उसकी हम जो अर्थशास्त्र है उससे तुलना नहीं कर सकते हैं, या फिर जो धर्मशास्त्र है उससे तुलना नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से लेस्टर वार्ड ने कहा है कि जिस प्रकार से जो
विभिन्न रासायनिक जो तत्व हैं उनको अलग अलग अपना उनका अस्तित्व है, और मिला देने पे उनका अस्तित्व जो है उस सब उसमें घुल मिल जाता है, और जो मिश्रण निकलता है उसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व होता है। वही मिश्रण जो है वो समाजशास्त्र है, जिसका कि अपना खुद का एक स्वतंत्र अस्तित्व है। यहाँ पे मैं कुछ बुक्स इनकी है, मेजर वर्क्स हैं इनके, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि लेस्टर वार्ड के बारे में आप लोगों ने कहीं कहीं पे कथन देखा होगा कि हाँ लेस्टर वार्ड का ये कथन है। लेकिन जैसे कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, तो ये जो है लेस्टर वार्ड का कथन है। तो इस प्रकार से मैं जब विकिपीडिया से ये रिसोर्सेज देख रही थी तो मुझे लगा कि ये यहाँ पे मेंशन करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स होता है कि बुक्स पूछ देता है और हमें विचारक या आथर का नाम नहीं पता रहता है। तो आप लोगों के ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने की चीज़ है कि पता नहीं रहता है कि अगले एग्ज़ाम में कौन सा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जब हम लोग ये समझ ही रहे हैं तो साथ में अगर कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स मिल रहा है तो हमें उसे कलेक्ट कर लेना चाहिए, उसे गेन कर लेना चाहिए। इनकी ज़्यादा नहीं 5 पुस्तकें हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। द साइकिक फैक्टर्स ऑफ सिविलाइजेशन इन्होंने लिखा है। हो सकता है किसी एग्ज़ाम में इसको पूछ दिया जाए कि द साइकिक फैक्टर्स ऑफ सिविलाइजेशन जो है वो किसकी पुस्तक है, तो ये लेस्टर वार्ड की है। ग्लिम्प्सेस ऑफ द कॉस्मोस, ये 6 वॉल्यूम में इनकी पुस्तक है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक इनकी बुक जो बहुत ही अलग सी लगी मुझे, यूजेनिक्स, यूथेनिक्स एंड यूडेमिक्स, ये पुस्तक जो है ये भी लेस्टर वार्ड के द्वारा लिखी गई है। आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। मुझे बिल्कुल डिफरेंट ये बुक लगी, क्योंकि इसमें याद करने का तरीका भी बहुत इजी है। सारे में EU जो है वो कॉमन है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि यूजेनिक्स, यूथेनिक्स और यूडेमिक्स करके ये बुक जो है वो लेस्टर वार्ड की है। इनकी अगली बुक है सोशल क्लासेस इन द लाइट ऑफ मॉडर्न सोशोलॉजिकल थ्योरी। तो ये बुक जो है ये भी लेस्टर वार्ड के द्वारा लिखी गई है। और इनकी एक बुक और है कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल फिलॉसफी, तो ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक और महत्वपूर्ण विचारक गीटिंग्स के विचारों के बारे में समझ लें। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जब बात गीटिंग्स की आ रही है, आप लोगों के मन में जो विचारक कंफ्यूज करते होंगे वो ये होंगे कि एक तो एंथोनी गिडेंस हैं, ये विचारक जो हैं वो ये हैं। इनसे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये विचारक जो हैं इनका नाम पूरा है, मैं लिख देती हूँ, फ्रैंकलिन हेनरी गीटिंग्स। तो आप लोग ये दोनों नाम देख सकते हैं, बिल्कुल अलग हैं। दोनों विचारकों का जो टाइम लाइन है अर्थात जीवन काल जो है वो भी बिल्कुल अलग है। ये आप लोगों को 19वीं शताब्दी में देखने को मिलेंगे। और ये विचारक जो हैं आप लोगों को एंथोनी गिडेंस, ये आज भी हमारे बीच में जीवित हैं। ये लगभग 85 साल की उम्र है इनकी, और ये विचारक आज भी हमारे बीच में हैं। और इन्होंने ही संरचनाकरण का सिद्धांत दिया है। इस पे अभी मैंने कल शायद क्वेश्चन पोस्ट किया था, तो ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि ये गीटिंग्स और गीडेंस जो हैं ये दोनों बिल्कुल अलग विचारक हैं। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं यहाँ पे एंथोनी गिडेंस की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि फ्रैंकलिन हेनरी गीटिंग्स की बात कर रही हूँ। अब गीटिंग्स का विचार क्या है, ये इनकी इमेज दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने कहा है कि समाजशास्त्र समाज का समग्र रूप में या संपूर्ण समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसका अध्ययन क्षेत्र काफ़ी विशाल एवं विस्तृत है। समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों का योग है और ना ही समन्वय है। तो ये लाइन आप लोग ज़रूर याद रखिएगा।
ये गिडिंग्स के द्वारा कहा गया है। इसका तो अपना एक पृथक दृष्टिकोण है, अलग विषय सामग्री है एवं अध्ययन क्षेत्र है। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कुछ ऐसे समाज शास्त्र में हमें तथ्य देखने को मिलते हैं जो कि अन्य जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनमें अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर मूल्यों की बात करें, सामाजिक स्तरीकरण की बात करें, प्रतिमान की बात करें, भूमिका की बात करें, तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिसका अध्ययन हम सिर्फ और सिर्फ समाज शास्त्र में करते हैं, ना कि अर्थशास्त्र में करते हैं, ना राजनीति शास्त्र में करते हैं, ना धर्मशास्त्र में करते हैं। ऐसा कोई विषय नहीं है जो इन सारे टॉपिक्स को अध्ययन करता है। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो समाज शास्त्र है ये अपने आप में अलग से ही एक ऐसा विषय है जिसका अपना खुद का अस्तित्व है। तो इस प्रकार से समाजशास्त्र न तो अन्य सामाजिक विज्ञानों का योग है और ना ही उनका समन्वय है। इसका तो अपना एक पृथक दृष्टिकोण है, अलग विषय सामग्री है और अध्ययन क्षेत्र है। समाजशास्त्र को अन्य सामाजिक विज्ञानों का आधार माना है। तो गिडिंग्स ने समाजशास्त्र को अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं उनका बेस मानते हैं कि अगर समाजशास्त्र न हो तो देखा जाए कि अन्य विषयों का कोई उतना ज़्यादा महत्व नहीं देखने को मिलेगा। इनके अनुसार सभी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र के ही अंग हैं। तो इन्होंने माना है कि अगर हम मान लेते हैं कि ये अगर एक मिनट यहाँ पे मैं दिखा दूँ कि जैसे अगर ये मान लें कि ये हमारा समाजशास्त्र बीच में है, तो जो राजनीति शास्त्र है या फिर अर्थशास्त्र है या फिर धर्मशास्त्र है या फिर नागरिक शास्त्र है, ये सारे के सारे जो हैं वो समाजशास्त्र के अंग हैं। प्रत्येक विज्ञान का अपना अपना महत्व है जो न तो किसी अन्य सामाजिक विज्ञान से कम है और ना ही किसी से ज़्यादा है। तो इस प्रकार से गिडिंग्स ने जो अन्य भी सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व मानते हैं और मानते हैं कि किसी को कम या ज़्यादा हम तुलना नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये भी मैंने विकिपीडिया से सोर्सेज उठाए हैं और कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जो कि आप लोगों को याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग गिडिंग्स के कथन आप लोगों ने देखे होंगे। एंथोनी गिडिंग्स की आप लोगों ने पुस्तकों के बारे में समझा है, जाना है, लेकिन जो गिडिंग्स हैं, फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स हैं, इनकी पुस्तकें भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सोशियोलॉजी से रिलेटेड हैं, तो उनको जानना ज़रूरी है। उसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग टाइमलाइन देख सकते हैं, 1888 के आसपास से इनकी पुस्तकें दिखती हैं और 1906 तक में समाप्त हो गई हैं। लेकिन अगर हम एंथनी गिडिंग्स की बात करें तो मैंने बता ही दिया कि ये आज भी हमारे बीच में जीवित हैं, अर्थात देखें तो 21वीं शताब्दी में भी इनका जो काम है या बोलें कि वर्क है अभी भी प्रोग्रेस में है। अब हम लोग फ्रैंकलिन हेनरी गिडिंग्स के कुछ पुस्तकों को देख लेते हैं। द मॉडर्न डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोसेस, ये इन्होंने जेबी क्लार्क के साथ लिखा था मिलके। इनकी अगली पुस्तक है द थ्योरी ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि 1894 में प्रकाशित हुई थी। द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि एक पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी गिडिंग्स के द्वारा भी लिखी गई है और ये 1896 में प्रकाशित हुई थी। द थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन 1897 में, एलिमेंट्स ऑफ सोशियोलॉजी 1898 ईस्वी में, डेमोक्रेसी एंड एम्पायर 1900 ईस्वी में, इंडक्टिव सोशियोलॉजी 1901 और डिस्क्रिप्टिव एंड हिस्टोरिकल सोशियोलॉजी 1906 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि सोशियोलॉजी को ही डेडिकेटेड कितनी ज़्यादा इनकी पुस्तकें हैं, ये ज़रूर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग एक और महत्वपूर्ण विचारक के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में सोरोकिन ने समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध के बारे में क्या कहा है। समाजशास्त्र सामाजिक जीवन की सामान्य घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। ये इनका की टर्म्स होता है, ये आप लोग ज़रूर याद रखिएगा
कि जहाँ पे सामान्य की बात करते हैं वो सोरोकिन होते हैं। इसके द्वारा सामाजिक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। अध्ययन सामग्री की दृष्टि से समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों से सहायता प्राप्त करता है। तो अगर देखा जाए कि समाजशास्त्र अपनी जो अध्ययन के लिए सामग्री इकट्ठी करता है वो कहाँ से करता है, तो ये अन्य जो सामाजिक विज्ञान हैं उनसे वो सहायता प्राप्त करता है। जैसे कि अगर हमें राजनीति से संबंधित अगर हमें समाज के मुद्दे को अध्ययन करना है तो हमें राजनीति शास्त्र से सहायता लेनी पड़ेगी, या फिर अर्थव्यवस्था से संबंधित समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है तो हमें या एक समाजशास्त्री को एक अर्थशास्त्र के मदद लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो जो समाजशास्त्र है वो अन्य विज्ञानों से सहायता लेता है। साथ ही यह शास्त्र विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बीच संबंध स्थापित करने और उन्हें पूर्णता प्रदान करने में योग भी देता है। क्योंकि अगर मान लेते हैं राजनीति शास्त्र की बात करें तो राजनीति शास्त्र का अध्ययन हम बिना समाज को समझे नहीं कर सकते हैं। तो समाजशास्त्र जो है वो किसी भी अन्य जो सामाजिक विज्ञान के विषय हैं उनको जो है पूर्ण करने में या कंप्लीट करने में योगदान देता है। समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों का जनक नहीं है, बल्कि उसी तरह स्वतंत्र विज्ञान है जिस तरह अन्य सामाजिक विज्ञानों का स्वतंत्र अस्तित्व है। तो इस प्रकार से जिस कथन को ऑगस्ट काम्टे ने कहा था कि समाजशास्त्र जो है वो सभी विज्ञानों की रानी है, यहाँ पे सोरोकिन कहते हैं कि जो समाजशास्त्र है वो अन्य सामाजिक विज्ञानों का जनक नहीं है, बल्कि इसका भी अपना उसी तरह से स्वतंत्र अस्तित्व है जिस तरीके से अन्य सामाजिक विज्ञानों का है। यहाँ पे बांस एवं बेकर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की न तो गृहस्वामिनी है और ना ही उसकी दासी है, बल्कि यह तो अन्य विज्ञानों की बहन है। तो ये कथन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसे आप लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। विभिन्न परीक्षाओं में ये कथन जो है वो पूछा गया है। अब यहाँ पे हम लोग सोरोकिन की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगी कि सारी पुस्तकें इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप लोगों को जो भी लगता है, मैंने यहाँ पे चूँकि विकिपीडिया से सोर्सेज उठाए थे तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब आप लोग इसमें से कितना याद कर सकते हैं, आप लोग अपने कंफर्टेबल के अनुसार, सुविधा के अनुसार आप लोग याद कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग पीटरिम सोरोकिन की इमेज देख सकते हैं, और ये इनकी एक बुक है जो कि सबसे ज़्यादा फेमस बुक है, तो इसको तो आप लोगों को कैसे भी नहीं भूलना है। ये बुक है कॉन्टेम्प्रेरी सोशियोलॉजिकल थ्योरी, पीटरिम सोरोकिन के द्वारा लिखी गई है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहली पुस्तक ही जो कि 1928 में प्रकाशित हुई थी। ये पुस्तक पीटरिम सोरोकिन के द्वारा लिखी गई है। दूसरी बुक प्रिंसिपल्स ऑफ रूरल अर्बन सोशियोलॉजी 1929 में जिमरमैन के साथ कोलैबोरेशन में लिखा गया है। तो ये बुक भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। सोशियोलॉजी ऑफ रिवोल्यूशन 1935 में, सोशल एंड कल्चरल डायनामिक्स, ये भी 4 वॉल्यूम में ये बुक है 1937 से 1941 के बीच में। आप लोग याद रख सकते हैं 37, 38, 39, 40, 41। तो एक कंटिन्यूअस ईयर में 4 वॉल्यूम ये आया था, और ये बुक भी विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है। तो ये चारों की चारों जो बुक हैं स्टार्टिंग के बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द क्राइसिस ऑफ आवर एज 1941, मैन एंड सोसाइटी इन कैलामिटीज़, तो कैलामिटी द इफेक्ट्स ऑफ वार, रिवोल्यूशन, फेमिनाइन पेस्टिलेंस अपॉन द ह्यूमन माइंड, बिहेवियर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चरल लाइफ। तो इतना ज़्यादा आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मैन एंड सोसाइटी इन कैलामिटी, तो ये आप लोग याद रखिएगा। रसिया एंड द यूनाइटेड स्टेट, तो ये आप लोग को इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये बुक अपने आप में ऐसे ही याद हो जाती है, क्योंकि जो सोरोकिन है वो चूँकि रसियन थे और बाद में जब वहाँ से उनको भगा दिया था रसियन गवर्नमेंट ने, तो फिर वो यूएस चले गए थे। तो इस प्रकार से दोनों को मिला के रसिया एंड द यूएस स्टेट्स इन्होंने बुक अपना एक्सपीरियंस लिखा है।
सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी पे इनकी बुक लिखी गई है। देयर स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स अ सिस्टम ऑफ जनरल सोशियोलॉजी 1947 में। तो ये बुक भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी, विभिन्न परीक्षाओं में ये बुक इनकी पूछी गई है। विथ पीटर गेल और आर्नोल्ड जे टाइनबी के साथ इन्होंने बुक लिखी है द पैटर्न ऑफ द पास्ट, कैन वी डिटरमाइन इट। तो ये ज़रूर आप लोग याद रखिएगा। ये बुक आप लोगों को बिल्कुल डिफरेंट लग रही होगी, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि ये आर्नोल्ड जे टाइनबी के द्वारा उनके साथ में मिल के लिखी गई है द पैटर्न ऑफ द पास्ट। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। सोशल फिलोसफी ऑफ एन एज ऑफ क्राइसिस 1950 में लिखी गई है। अल्ट्रुइस्टिक लव अ स्टडी ऑफ अमेरिकन गुड नेबर्स एंड क्रिश्चियन सेंट्स 1950 में लिखी गई है। ये बुक भी अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। लिव फ्रॉम अ रशियन डायरी एंड द 30 ईयर्स आफ्टर। तो ये अगर आप लोगों को सोरोकिन की जीवनी पता है तो ये बुक भी आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। द वेज ऑफ पावर ऑफ लव, टाइप्स, फैक्टर्स एंड टेक्निक्स ऑफ मोरल ट्रांसफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फॉबल्स इन मॉडर्न सोशोलॉजी एंड रिलेटेड साइंसेज 1956 में। द अमेरिकन सेक्स रिवॉल्यूशन, ये बुक भी अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 1956 में ये बुक लिखी गई है। तो द अमेरिकन सेक्स रिवॉल्यूशन, ये भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा कि ये बुक सोरोकिन के द्वारा लिखी गई है। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, विभिन्न परीक्षाओं में पूछी गई है। स्टडी ऑफ चेंज इन मेजर सिस्टम ऑफ आर्ट्स टू एथिक्स, लॉ एंड सोशल रिलेशनशिप, ये बुक 1957 में लिखी गई है। W.A. लुडेन के साथ में इन्होंने पावर एंड मोरालिटी, हु शैल गार्ड द गार्जियंस, ये बुक भी अपने आप में मुझे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रही है क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती है। थोड़ी डिफरेंट बुक है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर याद रखिएगा। ये बुक तो अपने आप में इनकी ऑटोबायोग्राफी है। अ लॉन्ग जर्नी, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ पीटर सोरोकिन 1963। अगली पुस्तक है सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी। तो यहाँ पे आप लोग एक बुक देखे थे सोसाइटी, कल्चर एंड पर्सनालिटी। तो इस तरीके की पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, तो इसलिए आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स भी करके है, उसी प्रकार से सोशल एंड कल्चरल मोबिलिटी नाम से भी पुस्तक इन्होंने लिखी है 1959 ईस्वी में। सोशोलॉजी ऑफ स्टडी टुडे एंड टुमारो, ये बुक भी अपने आप में मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। बिल्कुल एकदम डिफरेंट बुक है। सोशोलॉजी ऑफ स्टडी टुडे एंड टुमारो, तो सोरोकिन की बुक है। 1963 में ये पब्लिश हुई थी। सोशोलॉजिकल थ्योरी ऑफ टुडे, ये भी बुक अच्छी है। हंगर एज अ फैक्टर इन ह्यूमन अफेयर्स 1975। तो ये सारी पुस्तकें अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। मैं ऐसा नहीं कर रही हूँ कि सारी किताबें आप लोग याद रखिएगा, लेकिन ये आपकी खुद की कैपेसिटी है कि आप लोग इसमें से कौन कौन सी किताबें किस तरीके से मैक्सिमम याद रख सकते हैं, क्योंकि हम जितनी ज़्यादा याद रखते हैं हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं कि किसी बुक को अगर दे दे इसमें से और दे दे कि किस विचारक का नहीं है या किस विचारक का है, तो अगर हमें पता रहता है कि ये बुक इन विचारक का है तो एटलीस्ट उनको तो हम क्रॉस कर ही सकते हैं कि ये जो है इस ऑप्शन में फिट होते हैं या नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो क्वेश्चन में जो हमें आंसर को शॉर्ट आउट करना रहता है, छांटना रहता है, उसमें भी ये जो है बहुत हेल्पफुल होते हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं एक बात और बता दूं कि जो इससे पहले का टॉपिक था जो कि समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास था, उससे संबंधित कुछ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे
उन क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए उन क्वेश्चंस को जब ये टॉपिक ख़त्म होगा, समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से क्या संबंध है, इस पे एक लेक्चर और आएगा और उसमें हम लोग अलग अलग जो सामाजिक विज्ञान हैं उनसे किस प्रकार से समाजशास्त्र को संबंधित करके और विभिन्न विचारकों के कथन हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद से इससे संबंधित जो MCQ क्वेश्चन होंगे उसी के साथ जो पहला हम लोग समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास है उसके भी जो क्वेश्चन होंगे वो एक साथ मिक्स करके हम लोग उसको डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा। यदि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स पसंद आते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लोग लाइक करके बताया करिए, कमेंट करके बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।